तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हौलनाक और खौफनाक सैलाब मुसलसल जारी है और तकरीबन पूरा ही पाकिस्तान, चारों सूबे जिस तरह से मुतासिर हैं, बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, जनूबी पंजाब से लेके सिंध तक और ख़ासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से भी जिस तरह मुसलसल पानी का बहाव अभी तक जारी है, सूरत हाल बहुत खौफनाक है, बड़ी हौलनाक है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर को भी इसका इदराक हो रहा है, आलमी दुनिया को भी इसका इदराक हो रहा है और फंड्स की जो तरसील है वो स्टार्ट हो गई है। बावजूद इसके कि बहुत आहिस्ता है ये फंड्स की तरसील पाकिस्तान में, इसको मजीद तेज होना चाहिए, इसको मजीद अग्रेसिव होना चाहिए इस तरसील को। खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जब से उन्होंने अपील की है कि पाकिस्तान के लिए फ्लैश फ्लड्स आने चाहिए, उसके बाद दीगर मुल्कों से, आलमी दुनिया से फंड्स पाकिस्तान को आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान ने अपने तौर पर जितनी कोशिश की, सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने, लेकिन उसके बावजूद इस सैलाब का स्केल इतना खौफनाक है, इतना वसी है, इतना बड़ा है कि इसकी तबाहकारियों से निमटने में आगे कई महीने लग जाएंगे। हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है अगला 1 साल लग जाए। और अभी बहुत लोगों को शिकायत हैं कि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन तक अभी तक इमदाद नहीं पहुंची, अभी तक टेंट्स की जो सूरत हाल है। और इंतहाई अफसोस के साथ, इंतहाई दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है, शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों का, हमारे मुसलमानों का ये क्या रवैया है कि जब भी कोई इस किस्म की आफत आती है, अब टेंट्स की आप मिसाल ले लें कि टेंट्स जो है मार्केट में वो शॉर्ट हो गए हैं और जो अगर मिल भी रहे हैं तो वो इंतहा की कीमतों पर मिल रहे हैं, बहुत महंगे दामों मिल रहे हैं। सो ये किस किस्म की हमारी बेहिसी है, किस किस्म की कौमी बेहिसी है, इस पर बहुत बात तो होती रही है। लेकिन आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर जो हम फोकस रखेंगे कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल क्या है, सैलाब मुतासरीन अब किस हाल में हैं, उनकी शिकायत कितनी जल्द से जल्द दूर की जा सकती है, ज़रूरियात क्या हैं। ख़ास तौर पे जो मेरे पास मुसलसल शिकायत आ रही हैं कि ख़वातीन और बच्चे जिस तरह से अफेक्टेड हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो उस तरह से पूरी नहीं हो पा रही। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए दूध का मसला है, उनको वबाई अमराज भी होना शुरू हो गए हैं, बहुत से बच्चों में हैज़े की शिकायत सामने आ रही हैं, पीने का साफ पानी नहीं है। ख़वातीन की जो ज़रूरियात होती हैं, जो उनकी जो हामला ख़वातीन हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक इसका एहतमाम उस तरह से मास स्केल पे नहीं किया जा रहा जिस तरह से होना चाहिए। और ओवरऑल बूढ़े, बुजुर्ग, मर्द और ख़वातीन जो हैं, उनके लिए बीमारियाँ फैलना और फिर उनके लिए मुनासिब खुराक का, ग़िज़ा का एहतमाम करना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के प्रोग्राम में जितने भी रेलिवेंट लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल क्या है, आइंदा इन मुश्किलात से निमटा कैसे जा सकता है, और खुदा न खास्ता कहीं दोबारा से बारिशें शुरू होने का ख़तरा तो नहीं है, या अब ये सैलाब का पानी कब तक ढलना शुरू हो जाएगा। सो इसी हवाले से प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब, जो कि सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के, डॉक्टर अमजद साकिब साहब सरबराह हैं अखवत फाउंडेशन के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हस्ती हैं खिदमत खल्क के हवाले से। फरा अजीम शाह साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर सियासतदान हैं, तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत की, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपनी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको बताती भी हैं, और जो तनकीद की जाए, जो एतराज़ात किए जाएँ, जो सवाल किए जाएँ, उसको जवाब भी देती हैं। डॉक्टर हसन अब्बास साहब मुल्क के मशहूर व मारूफ माहिर माहौलियात हैं, जब से सैलाब आया है, बल्कि इससे पहले भी जो कुदरती आफात थी, बड़ी ज़बरदस्त इनकी रिसर्च है, बड़ा ज़बरदस्त तजिया देते हैं और बताते हैं। एंड अली तौकीर साहब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माहिर आबी उमूर, बहुत बेहतरीन अंदाज में बताते हैं कि सैलाब क्यों आते हैं, किस तरह से आते हैं, इनसे निमटना किस तरह चाहिए, और इनसे आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सैलाब के यहीं पे थमने का खदशा है या कोई और स्पेल भी तो नहीं आने वाला। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, पहले मैं आपसे करूंगी सवाल, आप इस वक्त सिंध में हैं, खिदमत खल्क में भी आप मसरूफ हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है सिंध में सैलाब मुतासरीन की, और ज़रूरियात क्या है? डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर? जी, थैंक यू वेरी मच जाहिदा फारूकी। आपकी
جو آپ نے تنظیم باندھی ہے اس میں آپ کی دردمندی جھلک رہی تھی اور آپ نے کس خوبصورت انداز میں لوگوں کی مشکلات کو قوم کے سامنے پیش کیا. تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا لوگوں کو کھانے پینے کے ادویات کے اور خیموں کے اور نہ جانے کیا کیا مسائل ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو ہمت بھی دی ہے مقامی سطح پر بھی اور این جی اوز بھی, قومی سطح پر بھی جو این جی اوز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں, تو اپنے اپنے حصے کا سارے کام کر رہے ہیں. لیکن جس چیز کی طرف آپ سے نشاندہی کی ہے اس کی واقعی بہت کمی ہے. دیکھیں پاکستان میں غربت کا چہرہ جو ہے نا وہ عورت کا چہرہ, پاکستان میں غربت بچوں کا چہرہ ہے. تو یہی اب یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مرد حضرات کو کھانا مل جائے گا, وہ گھوم پھر لیں گے, بیٹھ رہیں گے, اٹھ جائیں گے, تو خیموں میں بند عورتیں کہاں جائیں, اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ بند تو اوپر کسی محفوظ مقام پر بیٹھے بھی ہیں تو کہاں جائیں. سارا دن خیمے میں بند ہو کر مکھیاں ہیں, مچھر ہیں, اور پھر بیماریاں ہیں, اور پھر جیسے آپ نے اشارتاً کہا کہ پریگننٹ ویمن ہیں, لیکٹیٹنگ ویمن ہیں, دودھ پلانے والی مائیں ہیں, تو ان کی جو ہے کیفیت جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی. تو بہرحال اس میں ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر خواتین کی ضروریات کی چیزیں بھی ہے پیکٹس علیحدہ سے بھجوائیں, وہ ان میں تقسیم کی جائیں تو ان کی مزری کم ہوگی. بچوں کے پاس لوگ گھروں سے بھاگے ہیں تو ان کے کپڑے بھی نہیں ہیں, جوتے بھی نہیں ہیں. آپ یقین کریں میں نے ایک جگہ پر جو بچے دیکھے ہیں 90% بچے جو ہیں وہ ننگے پاؤں تھے. وہ جو مجھے پرانا ابھی طالب کا شعر یاد آ رہا تھا کہ ہر بلاول ہے قوم کا مسرور, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. تو مجھے تو لگا یہ سارے معصوم بچے جو ہیں یہ ننگے پاؤں اب کہاں جائیں گے, کیا کریں گے, کس طرح کی محرومی کے احساس کو لے کے یہ جوان ہوں گے, اور پھر یہ قوم سے کیا سلوک کریں گے جس قوم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ مشکل کے وقت میں ان کو گلے نہیں لگایا, ان کا ہاتھ نہیں پکڑا, ان کو کوئی ضرورت کی چیز فراہم نہیں کی. تو یہ مشکلات ہیں. لیکن اچھی چیز جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ الخدمت کے آپ نے لوگوں کو بلایا ہے, دیکھا ہے عبد الشکور صاحب کتنا بڑا کام کر رہے ہیں, سیلانی والے بڑا کام کر رہے ہیں, شاہد افریدی کام کر رہا ہے ادھر, اور بیت السلام والے کام کر رہے ہیں, اخوت بھی اپنے حصے کو تھوڑی سی کنٹریبیوشن کر رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہر فرد ہے جو ہماری نا ایک ملت کا ستارہ ہے, ہر فرد کو اپنا کردار پہچاننا چاہیے. 1 کروڑ لوگ اگر متاثر ہوئے ہیں تو 21 کروڑ تو متاثر نہیں ہوئے نا, تو کیا 21 آدمی ایک آدمی کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے. تو انفرادی طور پر ہمیں اپنی حصے کی کچھ کنٹریبیوشن کرنی چاہیے, اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کے کسی ادارے کو منتخب کر لیں اور اس کے توسط سے اپنی وہ مدد لوگوں تک پہنچا دیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. لوگ خود بھاگتے ہیں کہ جی ہم چلے جائیں جا کر لوگوں کی مدد کریں, تو وہ الٹا جو ہے نا وہ مشکل بن جاتی ہے, لوگوں کو علم نہیں ہوتا. یہ ایک اسپیسیفک کام ہے ریلیف کا, ریسکیو کا اور ریہیبلیٹیشن کا. اس میں جو ادارے 20-30 سالوں سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ کام کرنا چاہیے. تو یہ میں اپنی اسی گفتگو کو اسی طریقے سے آگے بڑھاؤں گا, باقی افراد بھی اپنی رائے کا دیں گے. ڈاکٹر امجد صاحب یہ فرمائیے گا, پھر میں عبد الشکور صاحب کی طرف جاؤں گی کہ آپ ماشاءاللہ ہمیشہ سے کام کر رہے ہیں, طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں, پوری پاکستانی قوم آپ کو دیکھ رہی ہے. جب بھی پاکستانی قوم کو ضرورت ہوتی ہے, کسی مصیبت میں ہوتی ہے, آپ ہراول دستوں میں سے ایک ہوتے ہیں, اور آپ کی تنظیم بھی. اس دفعہ کیا امداد آ رہی ہے اداروں کے پاس جو فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں, یا کمی ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی مشکلات ہیں, کوئی ضروریات ہیں جو چیزیں آپ کو درکار ہوں؟ نہیں محترمہ وحیدہ, اتنی زیادہ اوور ویلمنگ سپورٹ آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مطلب لوگ جو ہیں دل کھول کے دے رہے ہیں. اٹس اے گریٹ نیشن. اس کو صرف لیڈرشپ کا ویکیوم ہے, اس کو صرف ایک سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, ایک صرف تھوڑی سی تنظیم کی کمی ہے. بہت پیسے دے رہے ہیں. عبد الشکور صاحب بھی میرا خیال ہے اسی بات کی گواہی دیں گی, فرح صاحب بھی اسی گواہی دیں گی. مطلب آج دیکھیں امریکہ سے ہمارے جو دوست ہیں, اخوت امریکہ میں رجسٹرڈ ہے, تو وہاں پر ہمارے اخوت کے جو
प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं कि जी हम भी आपके साथ चल के शाना बशाना काम कर रहे हैं, ठीक। फंड रेजिंग हो रही है, वसाइल इकट्ठे हो रहे हैं और मुख्तलिफ NGOs में ताउन की बातें भी हो रही हैं। ठीक, तो ठीक। वो नहीं है काम, वो कोई कमी नहीं है। ठीक। अब मसला एक और मैं आपके सामने, एक तो हमने औरतों और बच्चों की बात की, एक और चीज भी मैं कहूँगा जी कि ये रिलीफ का काम 10-15 दिन और चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाया तकमील को पहुंचेगा, लेकिन असल काम आबादकारी का है, रिहेबिलिटेशन का है कि जब ये लोग वापस अपने घरों को जाएंगे तो तिनका उनके घरों का बिखर चुका है, छत नहीं है, दरवाजे नहीं है, खिड़कियां नहीं है, कच्चे मकान है। आज मैं उधर शाह बंदर के इलाके में जो समुद्र के किनारे सजावल जिला में है, वहाँ गया हुआ था तो लोग कह रहे हैं जी 60-70-80 हजार रुपए से ज्यादा जरूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ अपना घर बनाना है। और वो कच्चे घर जो मैं देख के आया हूँ वो लाख रुपए से कम में बनते हैं। तो क्या 1 लाख पाकिस्तानी 1 लाख घर नहीं बना सकते? फिर उनको थोड़ी बहुत जरूरत है फार्मिंग के लिए, वक्त आने वाला है खेती के लिए, खाद बीज उसकी मदद उनको चाहिए। फिर उनको उनके जो जानवर बह गए या उनकी भेड़ बकरियां मर गई, तो ये एक फाइनेंशियल पैकेज चाहिए रिहेबिलिटेशन के लिए। ठीक, ठीक। तो वो फिर हम समझ सकते हैं कि जो लोग हैं अपने पांव पे खड़े होंगे और वो भिखारी नहीं बनेंगे, वरना भिखारियों की एक फौज जफर मौज शहरों का रुख करना शुरू कर देगी और क्राइम बढ़ जाएगा। ये बड़ा रिहेबिलिटेट करना है, इनको वापस अपने घरों में ले जाके रिहेबिलिटेट करना है। ये बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर अमजद साहब आपने उठाया है। अब्दुल शुक्र साहब आपकी तरफ आऊंगी। अल खिदमत फाउंडेशन जिस तरह का बेमिसाल काम कर रही है, बड़ा एक गिना कदर आप लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस पाकिस्तानी कौम के लिए, मुसीबत में फंसे हुए लोगों के लिए, इसकी जजा आपको सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। लेकिन आपकी मुश्किलात क्या हैं, मुतासरीन की जरूरियात क्या हैं, और ये जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है डॉक्टर अमजद साहब भी फरमा रहे हैं, इसमें आपकी एडवाइस क्या होगी गवर्नमेंट्स को? गरीजा बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस अहम मौजू पे मुझे मौका दिया। पहला हिस्सा तो है जो रेस्क्यू का और रिलीफ का जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर ने उसमें बहुत जान मारी। हमारी 17 बोट्स थी जो मुख्तलिफ जगहों से पानी में फंसे हुए लोगों को निकाल रही थी, दरियाओं से गाड़ियां निकाल रहे थे। उस मरहले से तो तकरीबन हम निकल चुके हैं। ये जो दूसरा मरहला है रिलीफ का, इस मरहले में जिन चीज़ों की निशानदही आपने की है, हमने ख़ास तौर पर उसका एहतमाम किया है जी। इस वक्त पाकिस्तान के डॉक्टर की एसोसिएशन है पीमा, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, उसके साथ मिलकर हम 150 मुकामात पे मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं और उसमें इसका एहतमाम कर रहे हैं कि ख़वातीन के लिए एक किट उनको हर ख़ानदान को दी जाए जिसमें उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो मौजूद हों। फिर उनके लिए, उनके बच्चों के लिए दूध के डिब्बे हों और इस तरह की दूसरी अशिया का आगाज़ हम अब पिछले 3 दिन से कर चुके हैं और मैं तवक्को रखता हूँ कि अगले 4-5 दिनों में ये तकरीबन मुख्तलिफ मुकामात पे इसका आगाज़ हो जाएगा। ये बड़ा अहम है जो आपने कहा, इसलिए कि ये जो बच्चे और ख़वातीन हैं, अब डेंगी, मौसम की ख़राबी, तो इतनी बीमारियां फैलेंगी जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो उसकी प्रिवेंशन बहुत अहम है। पाकिस्तान भर से हमने फार्मास्यूटिकल एजेंसियों से रब्ता किया है और दवाइयाँ मिल रही हैं और भी मिलेंगी, लेकिन हम खरीदनी पड़ेंगी तो वो भी खरीद के ख़ास तौर पे फैमिलीज़ और वो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनकी केयर करने में पूरी मेहनत के साथ इंशाल्लाह इस काम को हम करेंगे। ये बहुत अहम है। तीसरा मरहला जो है जिस पे डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने कहा, मैं आपको खुशी की बात बताऊं, डॉक्टर साहब और हम बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे 2 भाई होते हैं। तो हम बहुत सारे मुकामात पे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके लेकर चलते हैं। अभी ये रिहेबिलिटेशन का मरहला आएगा जिसका पहला हिस्सा तो ये है कि हमने कोई 20,000 टेंट्स का ऑर्डर किया है। हम ज़्यादा करना चाहते हैं लेकिन मुयस्सर नहीं है, जो मिलते जाएंगे लेंगे। तो हम वो लोग जो पानियों से अब निकलेंगे उनको आर्जी तौर पर ठिकाना देंगे। और उसके बाद ये जो लो कास्ट हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट है, ये डॉक्टर अमजद साहब चूँकि इसमें बहुत एक्सपर्ट भी हैं, हम इनके साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं और NGOs को भी शामिल करेंगे ताकि ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना कोऑपरेटिव सेटअप में
ہم مل کر بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر ان مکانات کی تعمیر کا کام کریں. اچھا، جو میں ایک بات خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، ہم نے ایک طویل عرصے سے بلوچستان کو نیگلیکٹ کیا ہے. ابھی بھی جو خبریں آتی ہیں وہ زیادہ تر یہ جو ہے جنوبی پنجاب کی، چونکہ قریب ہے تو لوگ جا کے کیمرے لیتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح سندھ کے اندر بھی. لیکن یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے، بیلے کا علاقہ ہے، یہ جو ڈیرہ بگٹی کا علاقہ ہے، نصیر آباد کا ہے، یہاں راستے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے پہنچ بھی دشوار ہے اور خبریں بھی نہیں آتی. تو ہمیں اپنے افغان بھائیوں کا دست و بازو بننا ہے، اور الخدمت کی پریارٹی یہ ہے کہ ہم اس وقت 15 مقامات پہ فوراً تو جو فوڈ کے بڑے سیٹ اپس ہیں اس کو قائم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی پھر ریہیبلیٹیشن کے مرحلے پہ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا تو ترجمان بلوچستان حکومت فرازیم شاہ صاحبہ موجود ہے ہمارے ساتھ. فرا صاحبہ بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. اس وقت بلوچستان کی صورتحال کیا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی نیا سپیل بارشوں کا آنے کی توقع تو نہیں ہے، کوئی خوف تو نہیں ہے اس کا، اور اگر ایسا ہے تو اس کے لیے پھر اب بلوچستان گورنمنٹ کی پریپیئرنیس کیا ہے اور آپ کا رسپانس ٹائم کیا ہوگا پھر اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے بڑا اچھا کیا کہ الخدمت کے جو ہیں ہیڈ وہ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ڈاکٹر امجد جو ہیں وہ موجود ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم نے ایک ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا تھا اسلام آباد میں، اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب کہ آپ خود تشریف لائے تھے اس میں، اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈفرینٹ پروونسز ہیں اس کے ہیڈ جو تھے الخدمت کے وہ بھی اس میں آئے تھے. اس کا مقصد یہ تھا، آئی ایم آلسو نامینیٹڈ ایز اے فارن ایڈ کوآرڈینیٹر آن ہیومینٹیرین اسسٹنس. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پرومیننٹ این جی اوز آف پاکستان اور پھر یو این ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی انگیج کرنا، اور بریفنگ ہم نے اس میں دی تھی کہ فلڈز کے حوالے سے. دیکھیں، اب بلوچستان کا جس طرح ذکر ہوا یہاں پہ، یہ 75 سال کا مسئلہ ہے غریدہ، یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے. اور آج جتنی تباہی بلوچستان میں آئی ہے، اگر یہ ان 75 سالوں میں صحیح طریقے سے بلوچستان کو فوکس کر لیا جاتا تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. اب پریڈکشن ہے کہ دوبارہ سے 5 سپٹمبر سے یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جو 11 سپٹمبر تک جاری رہے گا. دیکھیں، ریسورسز کی بے حد کمی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس. این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے کے ساتھ فل کوآرڈینیشن میں، بلکہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام کوآرڈینیشن میں ہے. کوآرڈینیشن بڑی زبردست چل رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر بھی بار بار دورہ کر رہے ہیں، ہمارے سپہ سالار بھی بار بار جا رہے ہیں وہاں پر. اور جس طریقے سے نیا اسپیل جو ایکسپیکٹڈ ہے بارشوں کا، اس سے خدا نہ خواستہ سیلاب کا ایک اور دور آنے کا خطرہ تو نہیں؟ دیکھیں، بالکل. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طریقے سے اگر بلوچستان آپ نے دیکھا ہوگا، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ رقبے کے لحاظ سے بڑا، پاپولیشن اس کی بہت کم ہے بٹ اسکیٹرڈ ہے. آپ یہ دیکھیں پہاڑی سلسلہ جیسے ہیں وہاں پر. اب دیکھیں ریسکیو اینڈ ریلیف کے دوران جو ہمیں مشکلات کا سامنا ہوا کہ لوگ اپنے آبائی جگہ نہیں چھوڑتے، اور وہ راضی ہی نہیں تو ہوتے کہ ہم اپنی زمینیں چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو جائیں. یہ بھی ہمیں بڑی مشکلات کا. پھر کچھ ایسے ڈسٹرکٹس تھے جیسے لس بیلا ہے، کیچ تربت ہے، جھل مکسی ہے، اور اگر میں آپ کو آگے لے کے چلوں، یوب سے آگے لے کے چلوں، تو وہاں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے انتظامیہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ تھا کہ کچھ دن پہلے تو زمینی راستہ منقطع تھا، اور پھر حکومت نے یہ کیا کہ جو بہتر حالت میں وہاں پر لوگ تھے ان سے یہ اپیل کی کہ جہاں جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچ پائے تو آپ ہمیں ڈائریکٹ فون کال کر کے بتائیں کہ ہم کہاں نہیں پہنچے، تاکہ انتظامیہ وہاں بھی پہنچے. تو اب ریلیف کا پروسیس جاری ہے، اور ہماری یہی اپیل ہے ڈفرینٹ پروگرامز کے سلسلے میں. اور ہم نے چیریٹی جو ایک اپیل ریز کی ہے اس میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس کی ہمیں بے حد ضرورت ہے، شیلٹرز، ٹینٹس کی ہمیں بے حد ضرورت ہے. بیماریاں پھوٹنے کا خدشہ، یہ صرف ڈینگی کا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں جب آپ کے فلڈز آتے ہیں. صاف پینے کا پانی کا مسئلہ ہے، تو ہمیں میڈیسنز بھی وہاں پر چاہیے، صاف پینے کا پانی بھی چاہیے. اور میں آپ کی یہاں ضرور تعریف کروں گی غریدہ کہ جس طریقے سے آپ نے خواتین کے حوالے سے یہاں پر بات کی، اس پہ ابھی کپل آف ڈیز اگو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، اور ہم اس پہ تیاری کر رہے تھے کہ خواتین کے لیے بھی ایک کٹ جس طرح الخدمت نے بھی کی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ یہ اگنور ہو جاتی ہیں چیزیں. تو یہ ایک کٹ تیار کی جائے خواتین کے لیے بھی. اور یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں غریدہ، کوئی شک نہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز آن گراؤنڈ موجود ہیں. گورنمنٹ آف بلوچستان اپنے
मैं कहूँगी कि इस्तिताअत से ज़्यादा, वस से ज़्यादा कोशिश कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन ये टाइम है कि हम सबको मुत्तहद होके आगे बढ़ना है और जो अफेक्टीज खुले आसमान तले बैठे हैं उनकी मदद करनी है, तनकीद बराए तनकीद को छोड़ना है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। ये अली तौकीर साहब आपकी तरफ में आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि इस दफा के सैलाब का मुहर्रिक क्या है, और दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान इस तरह के सैलाबों के लिए प्रिपेयर्ड है, या हम इसको क्लाइमेट चेंज के खाते में डाल के कि जी क्लाइमेट चेंज तो क्लैमिटी ही इतनी बड़ी होती है कि वो किसी की भी बस की बात नहीं है, वो वेस्ट की बात नहीं है बस की, वो यूरोप की बस की बात भी नहीं है, तो क्या पाकिस्तान इससे निमट सकता है? जी थैंक यू, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो 2005 में अर्थक्वेक आया था जी, या 2010 में जो सुपर फ्लड आया था, उससे एक लेसन निकलता है। वो लेसन ये निकलता है कि डू नॉट अलाउ अर्जेंट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ह्यूमन ट्रेजेडी है ना इतने सारे लोगों की, मगर हमने देखा है कि हुकूमतें, डोनर्स, लोग, मुखियर हजरात, बाकी जो हैं वो कुछ अरसे बाद बाकी चीज़ों में मसरूफ हो जाते हैं और आपकी रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट नहीं होती। अभी कुछ अरसा पहले मैं कश्मीर के उन एरियाज में था जहां पे टूटी दीवारों के ऊपर उन्हें वैसे ही प्लस्तर करके रिकंस्ट्रक्शन कर दी, ठीक है ना। तो आप आज भी वही काम ना करें कि ये पकड़े 15,000 और अपना घर बनाए, अगली बरसात में दोबारा मुलाकात होगी। So this is an opportunity for us to have climate smart development which can withstand अगली ट्रेजेडी। और ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सारों के दिल जो है वो इस वक्त इतनी तबाही देके खून के आंसू रो रहे हैं, मगर इसके बावजूद हमें सोचने अगले साल हम क्या करेंगे। जब आपको पता चलेगा कि सदर्न पंजाब से पानी तो नीचे उतर गया मगर कॉटन नहीं बची, तो आप इंपोर्ट करेंगे, आप लोन लेंगे, आपका फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। अभी आप कहते हैं सब्जी हमें इंडिया से मंगवाए ना मंगवाए, तो आपका इंटरनल डिजास्टर एक फॉरेन पॉलिसी इशू बन जाता है, ठीक है ना। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अर्ज करता हूं कि हमें अभी तक मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हो क्या गया। अली साहब आपको इंटरप्ट करूं, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, ऐसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक। अली तौकीर साहब का जवाब लेते हैं और डॉक्टर हसन अब्बास साहब का तफसीली मुकम्मल जवाब लेंगे उनकी इजाजत से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेट्स कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अली तौकीर साहब जवाब मुकम्मल कीजिएगा। मैं ये अर्ज करने लगा था कि हमें अभी तक ये मालूम नहीं कि इस मुल्क के साथ क्या हो गया। अब देखिए आपका मंगला डैम अभी तक फुल नहीं हुआ, उसका जो अपस्ट्रीम एरिया है वहां पे एक मिनी ड्राउट है, वहां पे इतनी बारिश नहीं हुई ये फेल हो, तो रिबेला भी फुल नहीं हुआ। तो जब तक वो फुल नहीं होते आपका रिवराइन फ्लड नहीं आता। हमारी 70 साल की जो हिस्ट्री है वो इंडस के फ्लड की है। इस दफा आपके पास 6 मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हुए हैं। हमारा जो मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड है वो 1918 से शुरू होता है, उस वक्त से लेके आज तक एक पहले कभी नहीं हुआ था। मैं 1 मिनट में आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ 6 चीजें क्या है। सबसे पहले हुआ कि जो आपका मानसून के बादल हैं बहरे अरब से आते, बे ऑफ बंगाल से आते हैं, हिंदुस्तान से होते हुए कश्मीर में आते हैं, कश्मीर को एज गेटवे यूज करते हैं, केपी में जाते हैं, वहां से नॉर्दर्न पंजाब में जाते हैं। पूरा रास्ता बारिश करते आते हैं, फसलों को पानी देने आते हैं, बाज़ दफा इतनी ज्यादा होती है कि दरिया भर के फ्लड भी लाते हैं। मगर जब तक वो सिंध में पहुंचते हैं तो उनका करंट वीक हो चुका होता है, वहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती और कभी कभार वो बलोचिस्तान जाते हैं और थोड़ी सी बारिश होती है। इस साल जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे वो कह रहे थे कि जी मानसून अपना पैटर्न चेंज कर सकता है। इस साल लगता है ये कि चेंज हुआ है। क्या हुआ कि सबसे पहला जो स्पेल था वो कराची शहर में गया और अर्बन फ्लडिंग हुई। उसके बाद दूसरा जो स्पेल है वो बलोचिस्तान में गया जहां पे अभी ड्राउट चल रहा था जी। वो गया और बहुत ज्यादा हैवी टोरेंशियल रेन हुई। उस रेन के साथ आपका रन ऑफ फ्लडिंग हुई। रन ऑफ फ्लडिंग आपने टीवी की स्क्रीन पे देखी होगी, बहुत सारा पानी बहता हो जा रहा है, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले गया और आपकी टॉप सॉइल भी ले गया जिसमें फर्टिलिटी होती है, वो भी गया। उसके बाद जो आपका थर्ड स्पेल आया वो बलूचिस्तान में के पानी का जो बनता था फ्लैश फ्लड सदर्न पंजाब में गया और कीर्थर नेशनल पार्क में गया सिंध में, जिसमें मली रिवर में भी गया पानी गया। तो वो जो आपका फ्लैश फ्लडिंग थी वो हुई, वो पहले भी होती थी मगर इस मैग्नीट्यूड की कभी नहीं हुई। उसके बाद सिंध में टोरेंशियल रेन्स हुई और ये जो रेन्स हुई वो गुजरात से और राजस्थान से, हिंदुस्तान से सीधी जो है वो सखर
और खैरपुर और उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में गए शॉर्ट ऑफ कराची, ठीक। और वहां पे बलूचिस्तान की तरह रन ऑफ नहीं हुआ। वो स्टैंडिंग वाटर है, कहीं 4 फुट है, कहीं 12 फुट है, वो अभी तक खड़ा है और अगले कई हफ्ते शायद खड़ा रहेगा। अच्छा, उसके अलावा प्लीज ये मत भूलिए कि हमारा ग्लेशियर मेल्ट हुआ अपर इंडस बेसन में, और उसका जो रन ऑफ है वो भी हमारा आम दरियाई फ्लडों वाला नहीं है, उसने भी सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। आखिर पे क्या हुआ कि नौशहरा से ऊपर काबुल रिवर बेसन के ऊपर आपका क्लाउड आउटबर्स्ट भी हुआ, जो रेयरली होता है। ठीक। तो हमारे पास 6 मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हुए जो हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखे। हमारे जो कंट्री की हिस्ट्री और तैयारी है वो रिवराइन फ्लड की है। इन फ्लड्स में वार्निंग टाइम कोई नहीं होता, इन टाइम्स का आपका डिफेंस का मैकेनिज्म कोई नहीं होता। हमारी कम्युनिटीज ने, लोगों ने रिमार्केबल तरीके के साथ एक दूसरे की हेल्प की। अगर आप देखें कि 30-35 मिलियन लोग अफेक्ट हुए, मे बी 40-45 हुए हों, 40-45 मिलियन हुए हों, मगर जो फौत हुए हैं, हालांकि एवरी ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस, मगर परसेंटेज टर्म्स में 1200-1300 बहुत कम फिगर्स है। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा हो सकती थी क्योंकि वार्निंग टाइम लोगों के पास कोई नहीं था। इसके मुकाबले में लोगों के घर देखे, मेरा आखिरी पॉइंट मैडम, 1 मिलियन के इर्द गिर्द टूटे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परसेंटेज टर्म्स में ये बहुत हैवी है। और क्यों हैवी है? क्योंकि लोगों के कच्चे मकान है और फ्लड के रास्ते में बने हुए हैं। हमें किस हकीम ने कहा है, किस हुकूमत ने ये इजाजत दी है कि पानी के रास्ते में, पानी के रास्ते में आप होटल भी बनाए, लोगों के घर भी बनाए, बड़ा इंपॉर्टेंट। और अभी भी जो बिस्ट के पैसे आप जाया कर रहे हैं, आप लोगों को पैसे दे रहे हैं कि वहीं घर बनाए। और अभी भी हम यही देखेंगे, खासतौर पे सवात कालाम, कि ये एक दफा जब सब चीजें ठीक हो जाएंगी फिर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, वही रिवर के दरमियान में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी होटल्स की। इसको कौन एड्रेस करेगा? हसन नवाज साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जो अली तौकीर साहब ने फरमाया है कि हमारी पाकिस्तान की तैयारी हमेशा से रिवराइन फ्लड्स की थी, इस तरह से टोरेंशियल रेन्स के फ्लड्स के लिए हम तैयार, प्रिपेयर्डनेस ही नहीं थी हमारी। तो क्या अब पाकिस्तान के पास मौका है, पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है कि वो अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है वो कर सके? देखिए, पाकिस्तान के पास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मौका ना हो किसी किस्म की प्रिपेयर्डनेस करने का। और जब हम किसी भी जगह की हाइड्रोलॉजी स्टडी करते हैं तो वहाँ की कुछ लैंड फॉर्म्स को हम देखते हैं, हम वहाँ के जो पुराने फ्लो पैटर्न्स हैं उनको देखते हैं, हम वहाँ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखते हैं, और भले हमारे रिकॉर्ड में 1918 से पहले के इवेंट्स ना हों, ये जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, हाइड्रोलॉजिकल हिस्ट्री है, इसमें हम एक्चुअली ज़मीन खोद के पैटर्न देख के, कटिंग का पैटर्न देख के हम एक्चुअली बता सकते हैं कि इस जगह पे क्या क्या कुछ मुमकिन है। क्योंकि अगर कोई पैटर्न बना है, अगर एक नाले का साइज इतना बड़ा बना है तो वो किसी ने बुलडोजर लगा के तो नहीं बनाया, अगर नेचुरल नाला है। ठीक। इसका मतलब है कि वो कोई ऐसा इवेंट वहां पे हुआ है और होता है कि आपको पता लग जाए कि भाई यहाँ पे इस तरह पानी की गुजरगाह है। अब मसलन ये इस्लामाबाद के मारगला हिल से एक नाला निकलता है जोधकस। अब जोधकस में आप ये D12 सेक्टर बन रहा है, D12 से थोड़ा सा आप नीचे आए तो उस नाले के बीच में एक बेंड है, और उस बेंड के बीच में बड़े बड़े गोल गोल पत्थर पड़े हुए हैं। अब एक जो हाइड्रोलॉजिस्ट है या जो एक साइंटिस्ट है जो प्लानिंग में जिसको इन्वॉल्व होना चाहिए, वो सिर्फ उन पत्थरों को देख के बता सकता है कि इस नाले के बीच में बहुत बड़ा हाई एनर्जी फ्लो आता है, चाहे आपके 1918 से पहले के रिकॉर्ड में वो है या नहीं है। वो पत्थर बता रहा है कि भाई मेरी जगह ये नहीं है जहां मैं पड़ा हुआ हूं, मेरी जो पेरेंट रॉक है वो मारगला का टॉप है, और मारगला के टॉप से मैं टूटा हूं, टूटने के बाद मेरे किनारे जो हैं वो घिस गए हैं, मैं गोल हो गया हूं और अपनी जगह से 20 किलोमीटर दूर बैठा हुआ हूं। तो वो पानी उसको लेके आया है। इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड देखना है। आप जब अपना जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल रिकॉर्ड देखते हैं तो आपको पता होता है कि किसी भी जगह के ऊपर किस किस्म के कितनी एनर्जी का इवेंट आ सकता है। जब आपको इवेंट की एनर्जी पता होती है तो उसके हिसाब से फिर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। अभी बलूचिस्तान में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया और बहुत सारे पुल टूट गए हैं। ये क्यों टूट गए हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी की एस्टिमेशन जिसने भी डिजाइन किया, जिसने भी अप्रूव किया, वो एनर्जी एस्टिमेशन ठीक नहीं हुई। इसका मतलब है कि हमने ठीक तरह के एक्सपर्ट नहीं बुलवाए या रिपोर्ट्स पूरी नहीं करवाई। अब ये सारे हमारे लिए लेसन्स हैं। इसी तरह से लेकिन क्या गवर्नमेंट ये लेसन लर्न करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट को तो लेसन लर्न करने के लिए 2010 में भी चांस मिला था। अभी तो कीर साहब ने बताया कि जो बाकी उन्होंने फ्लड्स का कहा कि वो अपने रास्ते से निकल गए, लेकिन जो राजस्थान का और वो चौथा के पांचवा स्पेल था जिसमें पानी आके खड़ा हो गया।
अब ये पानी खड़ा क्यों हो गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है। जो आपका दरियाए, जो आपका सिंध का इलाका है, वो दरियाए सिंध का जो है वो एंड पॉइंट बनता है। दरिया जब ऊपर से पहाड़ों में से निकलता है तो इसके पानी में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, क्यों, और स्लोप्स हाई होती हैं, तो हाई स्लोप्स के ऊपर ज्यादा एनर्जी के साथ पानी चलता है। जैसे ये मैदान में दाखिल होता है, ये प्लेन्स ऑफ पंजाब में दाखिल होता है, तो वो एनर्जी कम हो जाती है। अब अगर आप देखेंगे जितना बड़ा पत्थर है वो पहाड़ों में आपको मिलता है, जैसे ये नीचे आता है तो वो बड़ा पत्थर पीछे रह जाता है और रेत और मट्टी होती है। अगर आप पंजाब की सॉइल्स को देखें तो पंजाब की सॉइल जितनी भी हैं वो इस दरिया ने बनाई हैं, सिंध की सॉइल्स भी इसी दरिया ने बनाई हैं। पंजाब की सॉइल्स में रेत और मिट्टी का मिक्स है, और जो जिस सॉइल में रेत होती है उसमें पानी आसानी से जज़ब हो जाता है। अब जब वो सिंध में आता है तो सिंध में आके स्लोप बहुत कम हो जाती है। जब स्लोप कम हो जाती है तो दरिया का बहाव बहुत आहिस्ता हो जाता है, और पानी ज्यादा आए तो वो फैल जाता है, और उसके बीच में फिर बहुत ही जो आपकी क्ले है, चिकनी मिट्टी, वो बैठती है। चिकनी मिट्टी जहां पे बैठ जाती है वहां पे पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। अब आप ये देखें कि अब सिंध में क्या है कि जहां पे फ्लड आ गया वहां पे ना तो पानी एब्जॉर्ब भी बहुत मुश्किल से होता है और आगे फ्लो भी नहीं करता। इसके बीच में जो हमारी प्लानिंग है वो कुछ इस तरह से है कि इस लो स्लोप और लो परमिएबिलिटी में कुदरत ने एक मैकेनिज्म बनाया है कि दरिया के साथ शीट फ्लो चलता है जो पूरे इलाके में फैलता है, और आहिस्ता आहिस्ता या तो उस शीट फ्लो का रुख जो है वो समुद्र की तरफ होता है या दरिया की तरफ होता है। अब हमने क्या किया, हमारे जो पुराने डेवलपमेंट मॉडल्स हैं जो आज नहीं बने, कल नहीं बने, पिछली 1-1.5 सदी से बन रहे हैं, हमने उसमें क्या किया, हमने दरिया के साथ तो बना दिया बंद। ठीक। अब ये जो रिवराइन, जो बारिश का पानी है जिसने समुद्र जो उस माइल्ड स्लोप के ऊपर से दरिया की तरफ जाना था वो दरिया की तरफ नहीं जा सकता, दरिया में तो बांध बना हुआ है। दूसरा उसका रास्ता है वो समुद्र की तरफ निकले। हमने नहरें निकाली हैं और इस एरिया के बीच में ले आए हैं। उस नहर का भी एक बंद है। अब पानी जिसने समुद्र की तरफ जाना था वो एक तरफ उसके दरिया का बंद आ गया, दूसरी तरफ नहर का बंद आ गया। अब उस पानी के ना वो जमीन में जज़ब हो सकता है ना वो फ्लो कर सकता है, उसने तो खड़ा रहना है। और उस खड़े हुए पानी में इस वक्त जो मिजरेबल लाइफ है लोगों की, आप सोच नहीं सकते कि एक घर है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई ऊंची जगह नहीं है जिसके ऊपर वो लोग निकल सकें। उस घर में रहने वाली फैमिली, चलने के लिए उनके पास खुश जगह नहीं है, बैठने के लिए खुश जगह नहीं है, टॉयलेट जाने के लिए खुश जगह नहीं है। आप खुद सोचें क्या मिजरी है। और चलें, सो इसका हल क्या है कि हमारी गवर्नमेंट्स को जब वो प्लानिंग करती हैं, जब वो पॉपुलेशन की प्लानिंग करती हैं, पॉपुलेशन को आबाद करने की प्लानिंग करती हैं, तो ये सब चीजें मद्देनजर नहीं रखती, अब रखनी पड़ेंगी। देखिए हमें रखना पड़ेगा। देखिए हमने जो एक नेचर की बनाई हुई सबसे बड़ी इकोलॉजिकल सर्विस थी शीट फ्लो की, जो वो एक वाहिद तरीका है इकोलॉजिकल सर्विस में उस पानी को वहां से निकाल देने का, हमने वो सर्विस डिस्टर्ब कर दी है। अब अगला जब फ्लड आएगा आप जितने मर्जी खेमे लगा दें, जितने मर्जी नए घर बना दें, वो दोबारा उसी तरह डूब जाएंगे। तो हमें बाकी खेमे लगाने के साथ, लोगों के घर बनाने के साथ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अपने ये डेवलपमेंट मॉडल्स डिसमेंटल करने पड़ेंगे और इनकी जगह हमें नए मॉडल्स लेके आने पड़ेंगे। उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी फेज वाइज कि आप एक एक करके पुराने स्ट्रक्चर्स को खत्म करें, इकोलॉजिकल सर्विस को रिस्टोर करें, इरिगेशन के बेहतर तरीके लेके आए, पाइप फ्लो लेके आए, और ये दरिया के साथ बने हुए बंद, बैराज और नहरों के बंद जो है इनको खत्म करें। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली तौकीर साहब, 3 प्रिंसिपल हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं क्योंकि हम दरिया के रास्ते में रहते हैं और ये बहुत बड़ा लैंड मास है। पहला प्रिंसिपल ये है कि पानी जो है वो ग्रेविटी के साथ फ्लो करता है, उसके रास्ते में नहीं आए, उसके रास्ते में ना रोके। जो इसके रास्ते में आएगा टूट जाएगा, बह जाएगा, कोई कंक्रीट उसको नहीं रोक सकता। सो जितनी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, जितने प्लाजाज हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, हैंड्स फोर्थ उनको लाइसेंस ना दे, ठीक है, और उनको वहां पर रिकंस्ट्रक्शन की इजाजत ना दे। बलूचिस्तान में खासकर और बाकी जगहों पे भी ये आपका असूल होना चाहिए जी, ये तो दरिया का रास्ता है, हम वहां पे आपको जमीन देते हैं, और जो रिकंस्ट्रक्शन के पैसे दे रहे हैं आप बेस्ट पे या कोई और, वो आप कंडीशनल ग्रांट करें, ये ना करेंगे टूटने वाला कर दो। पहला असूल ये है। दूसरा ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो फ्लडिंग है, जो लोगों की प्रोटेक्शन है, इट्स अ लोकल लेवल इशू। वल्नरेबिलिटी इज ऑलवेज लोकल।
जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी, खा फेडरल गवर्नमेंट हो, खा वो मिलिट्री हो, खा प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, इट कैन नॉट प्रोटेक्ट पीपल. इट इज टॉप डाउन. इट हैज टू कम फ्रॉम देयर. सो अगले मॉनसून से पहले मेरी रिक्वेस्ट है हमारे पॉलिसी मेकर से कि लोकल गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज करें, उनको बजट दें, उनको ऑफिसेज दें, उनको मैंडेट दें, वो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और लोकल जो म्यूनिसिपल एनवायरमेंट सर्विसेज है ना, जैसे सीवरेज वगैरह, उसको प्रोटेक्ट करें. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वेरी थर्ड पॉइंट जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो अंग्रेज के जमाने के स्टैंडर्ड्स है. बारिश होगी सड़क टूट जाएगी, बारिश होगी किसी का मिट्टी का घर टूट जाएगा, दरिया में बना हुआ तो उसके इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स ही ठीक नहीं है. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्लाइमेट स्मार्ट करने के लिए जरूरी है कि उनके स्पेसिफिकेशंस को, उनके डिजाइन्स को, उनके मटेरियल्स को हम रिवाइज करें, उनको रेजिलिएंट करें. किसी ऐसी चीज का लोकल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, सिटी गवर्नमेंट जो है, उसका परमिट ना दे, खा वो इस्लामाबाद में हो, खा वो किला सैफुल्लाह में, ये तो बड़ा खा वो राजनपुर में हो, खा वो खैनपुर में हो. मगर इसके लिए सीप इन कर गई है. नहीं, ये करप्शन से ज्यादा एक बात है कि छोटी सी बात है कि आपने लॉज को, स्पेसिफिकेशन को रिवाइज करना है और कहना है कि ये एग्जेम्पशन की अथॉरिटी डीसी या कमिश्नर के पास नहीं है. ठीक, हाई कोर्ट से जाके ले ले. एक चीज की मुझे छोटी सी इजाजत दीजिए, वो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि लोग अभी तक हमने इसकी तवज्जो नहीं दी. दिल मेरा भी करता है कि अपने घर का सारा सामान उठा के जो लोग प्रॉब्लम में उनको दे दो. हुकूमत पाकिस्तान को एडमायर करना चाहिए कि खजाना खाली होने के बावजूद बिस्प के थ्रू इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं. आप यकीन कीजिए 18 अमेंडमेंट के बाद ये बहादुर शाह जफर के महल की तरह का मुल्क है. उसकी इस्लामाबाद से बाहर रेट नहीं है. फ्लड इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट. फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू गिव मनी. मगर अगर वो कर देंगे तो आपका डोमेन कोई नहीं. कहने को मुगल एम्पायर है, पूरा पाकिस्तान है, मगर है नहीं. ठीक. तो इसका जो तरीका है डिस्पर्स करने का, जो आप पैसे उठा रहे हैं वो आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से उठा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब वो लोन जो ले रहे हैं और नॉन प्रोडक्टिव यूज पे कर रहे हैं, हमने वो पे बैक करने हैं. तो उसके लिए कंडीशनैलिटीज होनी चाहिए. कंडीशनैलिटीज जो सबसे बड़ी है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, ठीक, जोन होनी चाहिए, लैंड यूज चेंज जो है उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए. देयरफॉर जो बिस्प की ग्रांट है वो पाकिस्तान को बैंक्रप्सी की तरफ दोबारा ले जाएगी. बड़ी मुश्किल से हमने उससे निकलना शुरू हुआ है. अच्छा. और अब प्रोविंसेस ने क्या करना शुरू कर दिया, 4-5 प्रोविंसेस में ऑपोजिशन की गवर्नमेंट्स हैं, नून लीग की नहीं है. उन्होंने अपनी लिस्टों को अपवर्ड रिवाइज करके डिस्ट्रिक्ट के नंबर बढ़ाने शुरू कर दिए. एक ने कह दिया जी मेरे 8 नहीं 18 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इमरजेंसी में आ गए. तो सारों ने ये कर दिया. तो ये एग्जैजरेशन जो है, ओनली टू गेट मोर फेडरल मनी विल मेक अस बैंकरप्ट. So we have to convene a meeting of all chief ministers. They need to sit down. और इससे सिर्फ ये नहीं कि खजाना खाली होता है, उससे ये भी है कि आपकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी खराब होती है. आपके पास कोई इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है. सॉरी आपको कठिन कर रही हूँ, प्रोग्राम का टाइम जरा कम रह गया, तो मैं अब्दुल शकूर साहब, अमजद साकिब साहब और फराज साहिबा से सवाल करना चाह रही हूँ. फिर आखिर में हसन अब्बास साहब से भी कमेंट लूंगी. डॉक्टर अमजद साकिब साहब लाइन पर मौजूद हैं. जी जी सर, एक थोड़ा सा तल्ख सवाल और जो शायद आपकी डोमेन से मुतालिक ना हो, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी उसका जवाब दें, अब्दुल शकूर साहब भी उसका जवाब दें. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से सितम ज़रीफी है कि हमने अभी तक देखा पिछले 3-4 महीनों से पाकिस्तान कम अज कम सैलाब की जद में है, लेकिन सियासी जमातें, सियासी हुकूमतें जो कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस में मुख्तलिफ सियासी जमातों की है वो इकट्ठी नहीं हो सकी. लेकिन फलाही इदारे माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं. अब्दुल शकूर साहब ने कहा कि जी हम और अखुवत भाइयों की तरह काम कर रहे हैं आपस में. तो जो फलाही इदारों का आपस में जज्बा है वो सियासी हुकूमतों या सियासतदानों को आपस में इकट्ठा क्यों नहीं कर सका इस कैलामिटी में? डॉक्टर अमजद साकिब साहब. देखिए, मेरा जवाब तो ये होगा कि उनका जो काम वो अहले सियासत जाने. मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे. दुरुस्त. आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा पैगाम खिदमत है जहाँ तक पहुँचे. जहाँ तक पहुँचे यार, खिदमत का खिदमत है. हमारा मुवाखात है, बुनियादी तौर पर एक ही काम है और हम बिल्कुल एक ही तरह. ये भी है हमारा साथी, सैलानी भी है हमारे साथी, ईदी भी है हमारा साथी. हम मिलजुल के काम करते हैं. तो सियासतदान मिलजुल के काम क्यों नहीं करते, ये सवाल आप हमसे मत पूछिए. ये किसी राज़े दरूनी मैं खाना से जाके पूछिए या खुद उनसे पूछिए कि उनकी अना है या क्या उनकी कम फहमी है या दूर अंदेशी की कमी है या कोई मसलहत है या उनको वैसे दिल ही नहीं चाहता कि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं.
हम तो कहते हैं कि मवाक़ात एक हमारा कौमी विरसा है, जी इसके झंडे तले सब खड़े हों। हमने तो गरीब के लिए काम करना है, किसी वोट के लिए काम नहीं करना। दुरुस्त। तो ये सवाल उन्हीं से पूछिए। हम तो हर हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम किसी सियासी जमात के साथ मिलकर काम नहीं करते। बिल्कुल हम हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट पार्टनरशिप की मसाइल इतने बड़े हैं कि उसको ना हुकूमत अकेले हल कर सकती है। एनजीओ तो खैर बिल्कुल एक इनसिग्निफिकेंट पार्ट है ना। जी वी आर हियर टू फिल द गैप्स, टू कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट द गवर्नमेंट एफर्ट्स। तो ये सवाल की हुकूमत आपस में सियासी जमातें क्यों नहीं मिलती हैं, जो गैर सरकारी इदारे हैं उनको क्यों नहीं अपने साथ शामिल करती है, सवाल आप उन्हीं से पूछिए। आपने कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया। अब्दुल शकूर साहब, यही सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, डॉक्टर अमजद साहब तो शायर आदमी है और उन्होंने बहुत सारे शेर भी सुना दिए। मैं जरा एक इसको सिंप्लीफाइड वर्जन देता हूं आपको। पाकिस्तान में अगर आज इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएं कि ये अक्टूबर की 15 तारीख को होंगे, तो पाकिस्तान में कम से कम 5000 बंदे ऐसे होंगे जो 50 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए तक अपने इलेक्शन में खर्च करने के लिए तैयार होंगे। और इनको ये भी पता नहीं होगा कि असम्बलियाँ 3 साल रहनी है कि 5 साल पूरे करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इन सारे लोगों से जो बात अक्सर कहता हूँ ये है कि अल्लाह के बंदो, जब इलेक्शन आएगा तो आप 50 करोड़ से 1 अरब तक पैसा खर्च करके वोट खरीदोगे। आज दिल जीतने का मौका है, इससे आधे भी खर्च करो तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने अपने इलाकों में आप लोगों के हीरो बन सकते हैं। आपको बाहर आना चाहिए। क्या हुआ है कि पाकिस्तानी इस काम को करने के लिए, ख़ास तौर पर वो एलीट जिसको अल्लाह ने बेपनाह वसाइल दिए हैं, वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। सारी दुनिया में ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो इस तरह के लोग होते हैं वो 1 अरब, 2 अरब, 5 अरब, 10 अरब, 100 अरब वो पैसा, अभी तक आपके इल्म में कोई आया है कोई एक बंदा इस क्लास का जिसने ये कहा हो कि मैं 1 अरब 2 अरब रुपया देता हूँ? सही तो हम तो गली मोहल्लों से किसी से 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख इस तरह लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये जो बैरूनी मदद का तस्वर है जिस पे हम अक्सर बात करते हैं, मुझे यकीन है कि जो बैरूनी मदद आती है वो जमीन पर उतरने से पहले एवेपोरेट होकर बुखारात बन के दोबारा ऊपर उठ जाती है। इस मुल्क को हमने डेवलप करना है। हम जैसे भी हैं, पाकिस्तानियों ने आगे बढ़कर इसको संभालना है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये काम करें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अब लोग करेंगे। बिल्कुल कम रह गया है। सुफर अजीम शाह साहिबा, आपका एक लास्ट कमेंट, क्योंकि डॉक्टर हसन अब्बास साहब का भी, अली तौकीर साहब की जो एक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के हवाले से जो पॉइंट्स है उसको एड्रेस कर दीजिएगा क्विकली। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि ऐसे एक्सपर्टीज हैं जिनको मिनिस्ट्रीज के साथ अटैच करना चाहिए अगर हमने वाकई प्रॉपर प्लानिंग करनी है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रिवाज नहीं है। बट इन बलोचिस्तान हम इस किस्म के इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्योंकि अगले साल भी आनी है और क्योंकि एक क्लाइमेट चेंज का आपको पता है बहुत बड़ा इशू चल रहा है और क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी सिरे से बलोचिस्तान में थी ही नहीं, जो अभी हमारी हुकूमत बना रही है, क्योंकि ये कितना बड़ा इशू है। जिस तरह ग्लेशियर्स का भी यहाँ पर जिक्र हुआ, सारी चीजें बातें हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू बलूचिस्तान के हालात बता रही हूँ, रोजाना की बुनियाद पे बता रही हूँ क्या डैमेजेस हुए हैं, हमें क्या चाहिए। लेकिन यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं गरीदा ये जरूर करूंगी, हमारे सुनने वालों के लिए ये पैगाम है कि सबसे पहले तो अपना माइंड सेट चेंज करें कि पॉलिटिक्स सिर्फ झूठ का नाम नहीं है। अगर आपके ज़हन में यही आता है कि जी सियासत करनी है, तो इसका मतलब है आपको झूठ बहुत अच्छे तरीके से बोलना आना चाहिए। कनाडा में उमर लॉज, हजरत उमर कौन थे, हमारे रसूल कौन थे, तो उन्होंने भी जो है इक्तदार संभाला है, उन्होंने भी देखी गई हुकूमतें की हैं। तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं यहाँ पर डॉक्टर अमजद साहब मौजूद हैं, अखुवत के लोग मौजूद हैं। खुदारा पाकिस्तानियों ये मत कहो कि हमारा सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आप ये कहेंगे तो फिर ऐसा ही होगा जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका एक वोट आपकी किस्मत बदल सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पैगाम, क्योंकि अक्सर पढ़े लिखे लोगों को गरीदा मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि सियासत में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपकी किस्मत के फैसले करने वाले कैसे लोग आएंगे सामने। तो ये इंटरेस्ट आपका जरूर होना चाहिए। एंड वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द पब्लिक, चाहे वो
प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, सो वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द पब्लिक, तो अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक इज वेरी ठीक है, इंपॉर्टेंट। टाइम बिल्कुल मेरे पास प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया फराजीम शाह साहिबा, हसन अब्बास साहब, डॉक्टर हसन अब्बास साहब, अली तौकीर साहब, डॉक्टर अमजद साकिब साहब और मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब, जो फलाही इदारे काम कर रहे हैं, अल खिदमत फाउंडेशन हो गया, अखुवत फाउंडेशन या दीगर, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए और वो इसी खिदमत में ही मगन रहें, इसी में ही जतन करते रहें, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खूबसूरती और पाकिस्तान इसकी जजा इन इदारों को, इन इदारों के सरबराहान और तमाम काम करने वालों को सिर्फ खुदा ही दे सकता है। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आज से मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।